अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मिक्सिंग वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर कोई फौजी किसी जंग में चला जाए, वो भी बिना किसी हथियार के, और वहां से 75 लोगों को भी जिंदा बचा के लाए, वो भी कोई गोली चलाए बगैर। तो कहानी की स्टार्ट होती है अमेरिका के एक छोटे गाँव वर्जीनिया से, जहाँ पे हम डॉस और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं। उसका बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा होता है। उसके डैड ने वर्ल्ड वॉर 1 में जंग की थी और उसके बाद वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली का कोई भी बंदा जंग में जाए, क्योंकि उस लड़ाई ने इनके 3 अजीज दोस्त इनसे छीन लिए थे। जिसके बाद उन्होंने शराब पीना शुरू कर। वो डोज की मोम को हर रोज मारते पीटते रहते थे, लेकिन अब उनको इस चीज की आदत हो चुकी थी। एक दिन डोज और उसके भाई के दरमियान लड़ाई हो जाती है। डोज अपने छोटे भाई को इतने जोर से पंच मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने भाई और मोम से माफी मांगता है और उनसे वादा करता है कि वो आइंदा किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। अब डोज बड़ा हो चुका है और वो बहुत समझदार भी है। उसे अपने खुदा पर बहुत यकीन होता है। यही वजह है कि वो हर मंडे को बाइबल पढ़ता है और उसका मानना है अगर तुम किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाओगे तो ऊपर वाला तुम्हें इसका बदला एक न एक दिन जरूर देगा। डोज चर्च की सफाई कर रहा होता है जहाँ उसकी मॉम सिंगिंग कर रही होती है। तभी उसके दोस्त का बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है जहाँ पे उसे सब लोग तकलीफ में नजर आ रहे होते हैं, जिससे डोज को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान डोज की नजर एक नर्स पे जाती है जिसका नाम होता है स्टेला। अब इसे देखते ही डोज कसम दे देता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ इसी से करेगा। इसके बाद डोज अपना खून डोनेट करने के लिए वहाँ चला जाता है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। अगले दिन फिर डोज अपना खून डोनेट करने के लिए चला जाता है। जैसे देखती है स्टेला कहती है कि हम 2 दिन लगातार खून नहीं ले सकते, पर डोज कहता है कि वो अपना डोनेट किया खून वापस लेना चाहता है, जिस पर स्टेला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपनी रात भर याद की हुई लाइन उससे कहता है कि जब से तुमने मेरे अंदर नीडल इंजेक्ट की है तब से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। ये बात सुनते ही स्टेला स्माइल कर देती है। फिर क्या तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इन दोनों की लव स्टोरी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त मिलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी है। जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है जितने भी आदमी हैं वो आर्मी को ज्वाइन कर। तभी डोज का भाई आर्मी यूनिफॉर्म में सबके सामने आते हैं, जिसे देखकर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को खो दूं। तभी वहाँ पर डोज भी कहता है कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, हमें अपने देश की हिफाजत करनी चाहिए। मैं वहाँ पे किसी को मारूंगा नहीं, बस मेडिक के तौर पर जाऊंगा। ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने जंग में अपने बहुत अजीजों को खोया, लेकिन मैं अब अपने दोनों बेटों को नहीं खोना चाहता। लेकिन अब दोनों ने ठान लिया था कि वो दोनों वहाँ जाएंगे, जिनके आगे उनके डैड भी हार मान जाते हैं। एक दिन डोज स्टेला से मिलता है और कहता है कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ। अब ये सुनकर स्टेला गुस्सा हो जाती है क्योंकि जंग का अंजाम वो अच्छी तरह जानती है। लेकिन यहाँ पर डोज उससे वादा करता है कि मैं जैसे ही आऊँगा तुमसे शादी करूँगा। अब कुछ दिन के बाद डोज के जाने का वक्त आ जाता है। वहाँ पे इसके गांव के लड़के जा रहे होते हैं जिसमें वो भी होता है। वहाँ पे उसको स्टेला मिलती है और उसे एक बाइबल देती है जिसमें उसकी एक तस्वीर होती है और इसी के साथ उसे अलविदा कर देती है। डोज को प्रैक्टिस करने के लिए कैंप जाना होगा, जिसके बाद उसे बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। अब किसी को ये नहीं पता होता है कि वो यहाँ पे सिर्फ मेडिक के तौर पर आया हुआ है। फिर वहाँ पे सार्जन आते हैं जो सबको डांट सुना रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए पहली लेट आए हुए होते हैं। ये दरमियान उनकी नजर डोज पर पड़ती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं इसे संभाल कर रखना, अगर तेज हवा चले तो ये उड़ जाएगा। उन्होंने उसके पतले जिस्म को देख के कहा था। इसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पर डोज बहुत अच्छा करता है और पहले नंबर पे आता है। अब वहाँ पे बारी आती है बंदूक उठाने की। सब अपने अपने बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन वो उसी तरह खड़ा होता है। जब सीनियर इसकी वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे किसी को मारने को नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। वहाँ के सीनियर उसकी इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो फिर भी इसी तरह बिना बंदूक के खड़ा होता है। फिर वहाँ के सीनियर इसे कैप्टन के पास ले जाते हैं। कैप्टन समझाता है कि जंग का मतलब है लड़ना और बिना हथियार के लड़ा नहीं जा सकता। वो उसे कहता है कि इसे हमारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे, नहीं तो हमें इसे बीमार बता के आर्मी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर हमें यहाँ पे समेती नामी लड़के को दिखाया जाता है जो डोज को बहुत तंग करता है, उसे बुरा भला कहता है, उसका मजाक उड़ाता है और हद तक कि उस पर अपना हाथ उठा देता है और उसकी बाइबल से स्टेला की फोटो निकाल के उसके बारे में बहुत कुछ बोल देता है। डोज कुछ नहीं कहते, उसे सॉरी बोलकर उससे स्टेला की पिक्चर वापस देने को कहते हैं। डोज का ये बिहेवियर देख के वहाँ पे सब लड़के से क्या बुलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डोज को पनिशमेंट दी जाती है, उसे टॉयलेट साफ कराया जाता है और एक्स्ट्रा सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। दिनों बाद उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है कि कहीं ये किसी बीमारी का शिकार तो नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसे गॉड परमिशन नहीं देता कि वो किसी की जान ले। देर बाद उसकी ये रिपोर्ट कैप्टन को दी जाती है जो उसे यहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ जब सार्जेंट को पता चलता है कि डोज ने अभी भी बंदूक उठाने से इनकार कर दिया तो उसकी पूरी यूनिट को 20 मील भागने की पनिशमेंट दे देता है। उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी यूनिट को 20 मील भागने की पनिशमेंट मिली थी। उसी रोड के कुछ लोग रात के अंधेरे में डोज को बहुत बुरी तरह मारते पीटते हैं। इसी जख्मी हालत में यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अगले दिन जब वो नहा के वापस आता है तो उससे सार्जन कहता है कि डोज आप बस भी करो, तुम यहाँ से चले जाओ, कब तक यूं ही मार खाते रहोगे, ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे, तुम क्विट कर दो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। सार्जन पूछता है कि तुम्हें रात को किसने मारा था। वो कहता है कि मैंने कब कहा किसी ने मुझे मारा, मैं तो रात को सोते वक्त गिर गया था। डोज अब किसी का नाम नहीं लेता जिन्होंने उसको रात को पीटा था। वहाँ के यूनिट के लोग इसका ये बिहेवियर देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है जहाँ पे डोज की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके यूनिट के लोग वर्ल्ड वॉर 2 में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन डोज ने स्टेला से वादा किया था कि वो जंग में जाने से पहले तुमसे शादी करने जरूर आएगा। अब यहाँ पे सबको अलाउ कर दिया जाता है घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सीनियर डोज को रोक लेता है और कहता है जब तक तुम बंदूक नहीं उठाओगे तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ स्टेला डोज का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर डोज को घर आने से मना कर देता है। उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने एक बार भी बंदूक उठा दी तो मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे डोज मना कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का ऑफिसर बहुत गुस्सा होता है। ऑफिसर इसके खिलाफ कोर्ट मार्च का ऑर्डर दे देता है, यानी वो आपको जिंदा जेल में रहेगा और वो आप जंग में भी नहीं जा सकता। उसकी यूनिट के लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उसने कसम खाई कि वो बंदूक को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें डोज के साथ स्टेला को दिखाया जाता है। स्टेला डोज की हालत देखकर उसे वापस घर जाने को कहती है। स्टेला डोज को बहुत समझाती है कि तुम एक बार बंदूक उठा लो, नहीं तो ये लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। स्टेला वहाँ से बाहर आने पर उसकी सारी बातें उसकी मॉम डैड को बता देती है, जिसे सुनती है उसकी मॉम डैड बहुत दुखी होती है। अब दोस्तों फाइनली वो दिन आ जाता है जब डोज का कोर्ट मार्शल होने वाला था। वहाँ के सीनियर कहते हैं तुम्हारी इज्जत तुम्हें शायद यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। डोज बहुत ही आस्तावाद में कहता है कि बस मुझे अपनी कंट्री को बचाना है। उसके डैड ने भी ये किया, उसके भाई ने भी किया और अब वो भी यही करना चाहता है, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डोज के डैड को, जिन्होंने न जाने कितने सालों बाद आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी होती है। अब वो एक जनरल के पास जाते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एक साथ जंग लड़ी थी। वहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। इसके बाद डोज के डैड वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे कोर्ट मार्शल हो रहा था। डोज के डैड वहाँ की सीनियर को वो लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि डोज जंग में जा सकता है, वो भी बिना किसी बंदूक या हथियार के। उस लेटर के नीचे आर्मी के सबसे बड़े जनरल के साइन थे, जिसकी वजह से उनको ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। डोज पे लगे तमाम आरोपों को भी हटा दिया जाता है। डोज उसके बाद अपने डैड का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद स्टेला से शादी कर लेता है। और यहाँ पर फाइनली वो दिन आ जाए जहाँ डोज अपना कदम जंग के मैदान में रखता है और ये सन चल रहा है 1945। तभी डोज में सारों की नजर एक ट्रक पर पड़ती है जिसके पीछे न जाने कितने सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती है, जिसे देखते ही सबकी रूह काम जाती है। कुछ देर बाद हम डोज के यूनिट के कैंप में एक सोल्जर को आते हुए देखते हैं जो डोज से कहता है क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो, हमारा मेडिक मारा जा चुका है। मेरी उससे पूछता है कि तुम आए कहाँ से, तो वो बताता है कि हम एक शो से आए। हमने 6 बार वहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो हमें नीचे गिरा देते। वो ये भी बताता है कि उसमें बहुत सारे सोल्जर मारे गए और जख्मी भी हुए। उसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे ये जंग चल रही हो। समुद्र के किनारे पर एक चट्टान है जिसके ऊपर जापानीज बैंकर में छुपकर बैठे हुए हैं। वो छुपकर इन पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मार पाना बहुत मुश्किल है। अब इन्हें ऊपर एक रस्सी की मदद से जाना है। इससे पहले अमेरिका शिप एक गोला बारूद मारती है, जिसकी वजह से जापानी दोबारा बैंकर में जाकर छुप जाते हैं। तो अमेरिका शिप ने बम इसलिए मारा ताकि इन लोगों को ऊपर जाने के लिए टाइम मिल सके। वो जैसे थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो उनके ऊपर खून की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इनके साथ डोज भी होता है। ये लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ जली सड़ी हुई लाशें मिलती हैं और जापानीज फौज भी अपने कदम आगे बढ़ा रही होती है। लेकिन तभी जापानीज फौज को पता चल जाता है कि अमेरिकी फौज ऊपर आ चुकी है। वो देखते ही इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक घायल और मारे जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है डोज का काम। वो फौरन उन सैनिकों के पास जाता है जो जख्मी पड़े होते हैं। वो सबको मॉर्फिन देता है, जिसकी वजह से उनका दर्द कम हो जाता है। अब डोज पर हमला होने वाला होता है कि समिति आकर उसकी जान बचा लेता है। ये वो सोल्जर है जिसने डोज को कैंप में मारा था, लेकिन आज के दिन सब एक दूसरे के साथ हैं। अमेरिका ने जापानीज बॉर्डर के 2 बैंकर फोड़ दिए हैं, लेकिन सामने कुछ सैनिक भी जख्मी हो चुके हैं। लेकिन जापानीज पीछे नहीं हट रहे, वो सामने से गोलियां चलाए जा रहे हैं। जापानीज की हमले की वजह से वहाँ पे अमेरिका फौजी एक बुरी तरह घायल हो चुका है, जिसके दोनों पैर काट चुके हैं। तभी डोज उसे नीचे लेके जाने लगता है। तभी एक सोल्जर आके उसे कहता है कि बच नहीं सकते, ऐसे मॉर्फिन दे दो। वो सोल्जर डोज से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। जिसे सुनते ही डोज इमोशनल हो जाता है। वो उसे वहाँ से उठाकर नीचे पहुँचा देता है। उधर हम देखते हैं कि अब दुश्मन करीब आते जा रहे हैं। तभी अमेरिका फौजी उन पर एक फायर फ्लेम छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारे मारे जाते हैं। कि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बैंकर जिससे गोलियां लगातार चल रही, जिसकी वजह से अमेरिका सैनिक बुरी तरह घायल हो रहे। अमेरिका सैनिक लाउंचर से उस पूरे डेंगर को उड़ा देता है। लेकिन ये सैनिक इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें देख कर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आप जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ पे डोज हिम्मत नहीं हारता। उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, बस उसे इतना पता है कि इन सबको नीचे पहुंचाना है। गोलियों के बीच वो छुपते हुए एक एक करके घायलों को नीचे पहुंचा रहा था और वो भी कोई गोली चलाए बगैर। अब सारा दिन एक दूसरे को मारते मारते गोलियां चलाते दोनों तरफ के सैनिक थक जाते हैं। अब वो आराम करने के लिए अपने अपने बंकर में चले जाते हैं। समिति उसकी मदद करके सब घायलों को नीचे पहुंचा देता है, जिसकी वजह से रात को दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। समिति दोस्त से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा जो एक बंदूक न छूने के चक्कर में इतनी ज्यादा गालियां सुने। दोस्त समिति को इस कहानी के पीछे का राज बताता है कि कैसे उसके डैड रोजाना शराब पी के आते और उसकी मौत पर बुरी तरह जुल्म करते। एक दिन जब चीजें हाथ से बढ़ गई तो मैंने उन पर बंदूक उतारी। डोज के डैड कहते हैं क्या तुमने मुझ पर गोली चलाई? डोज कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ वो मेरे दिल में हमेशा के लिए मर चुके थे। डोज ने कहा कि मैंने उसी दिन से गॉड से प्रॉमिस कर लिया कि मैं आइंदा बंदूक को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा।
तो ये बातें उसे बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जापानीज आकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। तभी यहाँ पर डोज की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक डरावना ख्वाब था। क्या असल में ऐसा होगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी सूरज निकल आता है और सुबह हो जाती है, जिसके साथ साथ जापानीज फौजी भी अपने बैंकर से बाहर आ जाते हैं। इस बार उनकी तादाद 2 गुना ज्यादा थी। वो कुछ ही देर में अमेरिका फौजियों पर भारी पड़ने लगते हैं। वो आहिस्ता हसन के करीब आने शुरू कर देते हैं। अमेरिका फौजियों के पास नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वहाँ प्लेन्स आकर वहाँ पर गोला बारूद फेंकने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे अमेरिकी फौजी भी मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर समिति को गोली लग जाती है और आता है यहाँ पे इस कहानी का सबसे इमोशनल सीन। यहाँ पर डोज समिति को मोर्फिन देता है, लेकिन उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसे अपने पतले जिस्म के ऊपर उठाकर भागने लगता है और गोलियों के दरमियान में से भागता भागता लेके जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि समिति की सांसें रुक चुकी हैं। डोज समिति की आंखें खुली देखकर अंदर से टूट जाता है। लेकिन डोज ने कसम खा रखी है कि जब तक वो जिंदा है वो हर एक फौजी की जान बचाएगा। तभी उसके धुएं के पास एक आवाज़ आती है कि मेडिक मेरी मदद करो। उसी जोश के साथ अपना हेलमेट पहनता है और उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में बहुत घायल मिलते हैं। वो एक एक करके सबको रिच के पास ले आता है। सभी अमेरिकी फौजी नीचे जा चुके थे। वो किसके साथ मिलकर सबको नीचे पहुंचाया। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है। उसको सैनिक के साथ भाग के सैनिक को नीचे लटका देते हैं, जिससे अमेरिकी फौजी देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। ऐसे कर करके वो कई सैनिकों को नीचे भेजता रहता है। लेकिन तभी दोस्तों डोज को वहाँ पर जापानीज फौजी देख लेते हैं, इसलिए उसका वहाँ बच पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो उनसे बचकर एक बनकर में चला जाता है। दरअसल ये बनकर भी जापानीज का ही होता है। जब वो नीचे पहुंचे तो उसे एक जापानीज सैनिक घायल मिलता है। वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे पानी और मोर्फिन दे देता है। इस तरह करते करते रात हो जाती है। उसने न जाने कितने सैनिकों को नीचे भेजा और उनकी जान बचाई। अब वो भी थक चुका था, क्योंकि आखिर वो भी एक इंसान था। अब उसकी जिस्म में पानी की कमी हो चुकी थी और उसकी जिस्म पर बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। अब वो पूरी तरह थक चुका था। वो अपने गॉड से दुआ मांगता है कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं एक और घायल को बचा सकूं। इस तरह वो पूरी रात लगा रहता है और बहुत सारे घायलों को बचाता है। अब इस तरह करते करते सुबह हो जाती है। वहाँ पे साजन और उसको एक और सिपाही मिलता है जो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। वो सिपाही को अपने कंधे पे उठाता है और वे नीचे लटका देता है। इधर दूसरी तरफ सब लोग हैरान थे कितने ज़्यादा सिपाही आ कहाँ से रहे हैं। वो समझ रहे थे कि सब सिपाही मर चुके हैं। फिर एक सिपाही अपने कैप्टन को बताता है कि वो डोज है जो सारी रात सब घायलों को रस्सी से लटका के नीचे भेज रहा था। सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, जिसे वो कह समझे वो पूरी रात अकेला ही लड़ने के लिए खड़ा था। अब बारी से साजन को बचाने की, लेकिन तभी वहाँ पर जापानीजी सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डोज बंदूक उठा लेता है, लेकिन सिर्फ डराने की, लेकिन गोली नहीं चलाता। वो साजन के कपड़े बैठाता है और घसीटता हुआ रिच के पास ले जाता है। साजन उसको कवर देता है। वो साजन को जल्दी से रस्सी से बांधकर इससे नीचे लटका देता है। वो खुद नहीं आ पाता क्योंकि उसे रास्ते में एक और सोल्जर जख्मी मिलता है। आखिरकार वो उससे साथ लेकर नीचे आ ही जाता है। यहाँ पर जापानीजी सोल्जर डोज का पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मदद करते हैं अमेरिकी सोल्जर। वो जैसे ही नीचे उनको मारने के लिए आते हैं, लेकिन अमेरिकी सोल्जरों पर फायरिंग करके उनको मार देते हैं। डोज की बहादुरी देख के वहाँ के सब लोग हैरान थे, क्योंकि उसने 75 लोगों की जान बचाई, वो भी कोई गोली चलाए बगैर। डोज अब इस यूनिट का हीरो बन चुका था। अब सब लोग इसे इज्जत से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर इसका इलाज होता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सैटरडे का दिन है, जहाँ पे डोज कोई काम नहीं करता, वो बाइबल पढ़ता है। उसके पास कैप्टन आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना बहादुर सिपाही छुपा हुआ है। वो डोज से कहते हैं कि कोई भी सोल्जर ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तुम चाहे जितना वक्त ले लो, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ ही ऊपर जाएंगे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोज बाइबल पढ़ रहा होता है और सब सोल्जर उसका वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग ऊपर जाते हैं। डोज देखता है कि दूसरा एक बम मारा। वो अपने यूनिट के लोगों को बचाने के चक्कर में खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। डोज बुरी तरह घायल हो चुका है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और कहता है मेरी बाइबल कहाँ है। सिपाही उससे कहता है कि आपको नीचे नई बाइबल मिल जाएगी, लेकिन डोज कहता है कि मुझे वही वाली बाइबल चाहिए। अब वो सिपाही गोलियों के बीच में से बचता हुआ न जाने कहाँ से उसे वो बाइबल मिल जाती है और लाके वो डोज को दे देता है, जिसे डोज अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों ये जंग का आखिरी दिन होता है, जिसके बाद अमेरिका जंग जीत जाता है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर मबनी है, जिसने 75 लोगों की जान बचाई थी, वो भी कोई गोली चलाई या गोली खाए बगैर। इसके बाद अमेरिका ने उसे एक बड़े अवार्ड से नवाजा था। डोज ने कहा था कि असल हीरो वही हैं जो अपने मुल्क अपने देश के लिए लड़ते हैं। डोज ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।